नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया लुसेंट की अगली क्लास जहां पे आपको पढ़ना है अकबर। अकबर के बारे में आज आपको पढ़ना है। मैं बता दूं, इससे पहले लुसेंट की कई सारी क्लास में आपको दे चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो पीछे है। मैं बताना चाहूंगा कुछ आप लोगों को अपडेट जो बिहार में फॉर्म अप्लाई किए थे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, तो सभी का अभी नहीं आया है। जो भी 60% एबव थे या उसके आसपास थे उनका भी लिस्ट आया है, मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो कृपया छात्र परेशान ना हो और इंतजार करें, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो आप अपना नामांकन करा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा मैंने एक और नया सीरीज चालू किया एनसीईआरटी का क्लास, जो बीपीएससी यूपीएससी और कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत ही जरूरी होता है। ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हो तो ज्योग्राफी का एक क्लास चालू किया हूँ जहाँ पे मैं एनसीईआरटी की क्लास आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का 12 का क्लास है जो आपका बीए में भी काम आएगा और एमए में भी काम आएगा। ठीक है, और ट्वेल्थ में है तो ट्वेल्थ में भी काम आएगा। और जो छात्र कॉमर्स से पढ़े हैं और साइंस से पढ़े हैं और 8 विषय उन्होंने नहीं पढ़ पाया क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही नहीं था, तो इस कमी को वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपके सामने ओरिजिनल एनसीईआरटी का क्लास प्रस्तुत करता हूं, जिसका 3 क्लास मैं आपको प्रस्तुत कर दिया हूं, जो आपका लिंक जहां आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी के नाम से प्ले लिस्ट है ज्योग्राफी, आप वहां पे जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है अकबर, जिसका कार्यकाल 1542 से 1605 ईस्वी है। तो चलिए आज मैंने हाईलाइट कर दिया पहले और वहां से आपको मैं बताऊंगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप या तो इसको नोट कर लेंगे या फिर आप इसको याद करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं अकबर का जो कार्यकाल है 1542 से 1605 ईस्वी है। तो आपको इतना याद रख लेना है। आपको यहाँ बताया रहा है अकबर सम्राट का जन्म 15 अक्टूबर, याद रखना है 1542 को। आपको पूछता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में। ठीक है, हमीदा बानो बेगम, उसकी मम्मी का नाम है हमीदा बानो बेगम, के गर्भ से अमरकोट, ये जगह का नाम है, आपको याद रखना है। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था, यानी जो महल का नाम है वो नाम है राणा वीर साल। राणा वीर साल यानी जो महल है, जहाँ जो जगह पे हुआ था जगह का नाम है अमरकोट। ठीक है, जो महल में हुआ था वो वीर साल के महल। ठीक है, राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछेगा आपको याद रखना। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में। अकबर की मम्मी का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम, यानी अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। अब अमरकोट में और कहाँ हुआ था, अमरकोट में तो वीर साल के महल में, राणा वीर साल के महल में हुआ था। बस इतना याद रखना, इतना ही प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556, आपको याद रखना है, यानी 1556 में वो राजा बना। ठीक है, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर, यानी पंजाब में एक कालानौर जगह है वहां पे हुआ। ठीक है, इसका राज्याभिषेक। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, यानी अकबर का जो गुरु का नाम है अब्दुल लतीफ, वो ईरान का एक विद्वान था। ठीक है, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा है, यानी अकबर का जो उपाधि है, अकबर का जो उपाधि है जलालुद्दीन मोहम्मद। आपको यह भी पूछता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद निम्नलिखित में से किसका उपाधि है, तो ऑप्शन आपको देता है अकबर, बीरबल, शाहजहां। तो आप वहां पे घबराइएगा नहीं, आप ध्यान से याद रख लीजिए कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को बोला जाता है। ठीक है, और यह उसकी उपाधि थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। और इसी तरह के एक बाबर का भी उपाधि है, जो मैंने बाबर के टॉपिक में पढ़ाया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। देख लीजिए, यानी एक बैरम खां व्यक्ति था, जब वो बाल्य अवस्था में थे अकबर, तो उसको ना सुरक्षा प्रदान करता था, उसको रक्षा प्रदान करता था बैरम खां। आपको पूछेगा बैरम खां का संबंध किससे है, तो अकबर से, क्योंकि अकबर का ना वो संरक्षक था। ठीक है, और नीचे आपको दिया गया अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। तो अकबर कौन सा प्रदेश जीता और वहां के शासक कौन थे, वो आपको यहाँ पे जानना है। तो मालवा का था बाज बहादुर शाह, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालवा का शासक कौन, बाज बहादुर शाह, आपको याद रखना है। ठीक है, उस वक्त मुगल सेनापति था माधव खां और पीर मोहम्मद। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाज बहादुर शाह आपको याद रखेगा, पूछेगा आपसे। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है ये सब। और नीचे आपका रणथंभौर, जिसका सूरज हार था। ठीक है, सूरज हार आपको याद रखना, सूरजन हार्ड। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग में कुछ अच्छा सा प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है, जिस वजह से यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उच्चारण कर पाना, सूरज नहाड़, ठीक है। आपको पूछेगा रणथंभौर का सूरजनहाड़ याद रखना है। उसके बाद कालिंजर का रामचंद्र, ठीक है। जो जरूरी का मैं आपको उसको हाईलाइट कर देना, उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर राम रावण हरि हरि राय, ठीक है। उसके बाद आपका है बीकानेर। उसके बाद गुजरात है जो इंपॉर्टेंट है, गुजरात के आपका मुजफ्फर खां तृतीय, गुजरात के मुजफ्फर खां तृतीय उस वक्त शासक था, ठीक है। बिहार और बंगाल का एक ही था, दाऊद खां, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद कश्मीर के यूसुफ याकूब खां, इसको भी याद रखना। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा जरूरी नहीं है, सिंध, सिंध का जानी बेग, सिंध का शासक था जानी बेग, याद रखना। उसके बाद खान देश चले आइए, अली खां। उसके बाद दौलताबाद चांद बीबी, ये पूछा जा चुका है दौलताबाद के शासक कौन थे, या ऐसे पूछेगा चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, तो दौलताबाद, याद रखना आपको। ऐसे पूछेगा अली खां कहाँ के शासक थे, तो खान देश के, ठीक है। उसके बाद आपको आता है अहमदनगर, बहादुर शाह चांद बीबी, ये देख लीजिए बहादुर शाह चांद बीबी कहाँ के, अब अहमदनगर के। उसके बाद मीरन बहादुर और असीरगढ़ के, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपके सामने बता दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब प्रश्न पूछ देता है आपको मिलाने के लिए कि कहाँ का शासक कौन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या आपको जरूरी देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। आपको पूछेगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, तो 1556 में। किसके बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजय हुआ और हेमू हार गया, ठीक है। आगे देख लीजिए, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां, नाम व्यक्ति का मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। आपको पूछेगा कि बैरम खां की हत्या किसने की, तो बैरम खां की हत्या किसने की, मुबारक खां ने, ठीक है। किस जगह पे कर दिया, पाटन नामक जगह पे, देख लीजिए, याद कर लीजिए। आपको ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैरम खां की हत्या किसने की, तो मुबारक खान ने, ठीक है। किस जगह, पाटन नामक जगह पर, जब वो तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे मक्का में, ठीक है। आगे आपका 1562 ईस्वी को में अकबर ने हरमदल, देख लीजिए, हरमदल को पूरी तरह समाप्त कर दिया, यानी हरमदल को पूर्णतः मुक्त कर दिया 1562 में। और ये प्रश्न पूछता है कि हरमदल को पूरी तरह समाप्त किसने किया, अकबर ने, कब किया, 1562 में। इसके बाद है आपका हल्दी घाटी युद्ध, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, हल्दी घाटी पूछता है, 1576 में हुआ था, याद कर लीजिए, 18 जून 1576 को, ठीक है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। आपको यह प्रश्न पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और उस समय अकबर का जो सेनापति था मान सिंह और आसफ खां था, ठीक है। यानी मुगल सेनापति जो थे उस समय, तो उस समय मान सिंह और आसफ खां थे। आपको याद रख लेना है ये बात, ठीक है। और हल्दी घाटी के युद्ध में ना अकबर विजयी हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजय हुआ, अकबर, और महाराणा प्रताप हार गए थे, ठीक है। उसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गए। आपको याद रखना है यहाँ पे। कहता है गुजरात विजय, यानी जब अकबर गुजरात विजय कर लिया, उस दौरान सर्वप्रथम पुर्तगाली से मिला अकबर, और वहीं पे उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा, देख लीजिए। तो पूछेगा कि अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र कहाँ देखा, तो गुजरात विजय के उपरांत। आपको याद रखना है, ये पूछता है कि सर्वप्रथम अकबर ने समुद्र कहाँ देखा, तो गुजरात विजय के उपरांत, जब गुजरात जीत लिया तो वहीं पे उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला। आगे आपका दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अकबर थे। ये प्रश्न पूछता है कि दीन इलाही धर्म के संस्थापक कौन, तो अकबर। दीन इलाही धर्म के संस्थापक कौन, तो अकबर। या फिर ऐसे पूछेगा दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन, तो अकबर। आपको याद रख लेना है, ठीक है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था, देख लीजिए, बीरबल। बीरबल का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि अकबर का ये फेवरेट थे, ठीक है। आगे पूछेगा आपको दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन, तो बीरबल। आपको याद रख लेना है, बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी, ये देख लीजिए, जैन धर्म के शासक एक गुरु जी है जिनका नाम है हरि विजय सूरी, और उसी से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, और यहाँ पे वो जगत गुरु की उपाधि उनको दिया था, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जगत गुरु की उपाधि अकबर किससे प्रदान किया था, तो हरि विजय सूरी को। ये जैनाचार्य थे, हरि विजय सूरी जैन के गुरु जी थे, और उनको ये जगत गुरु की उपाधि दिए थे, ठीक है। आगे आपका राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली, ये देख लीजिए, जब्ती प्रणाली बहुत पूछता है, इसका संबंध किससे, तो अकबर से। अकबर के शासन काल में ही प्रचलित था।
आपको पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है और ऑप्शन में आपको अकबर नहीं मिलता है, तो वहां पे अगर टोडरमल है तो टोडरमल मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अकबर के दरबार में टोडरमल रहते थे जो इस प्रणाली को इसके कार्य को संभालते थे, ठीक है। आगे आपका अकबर के दीवान टोडरमल 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त, देख लीजिए आपको पूछेगा दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की लागू किसने किया था, तो राजा टोडरमल ने, ठीक है। अगर ऑप्शन में टोडरमल नहीं है, यहाँ पे अकबर है, तो आप अकबर मारिएगा, ठीक है, क्योंकि टोडरमल अकबर के ही दरबार में रहते थे और इन्होंने दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था किया था, ठीक है। तो आपको पूछे कि दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था किसने किया था, तो टोडरमल ने, या फिर ऐसे पूछेगा दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया, तो टोडरमल ने। कब किया, 1580 में। दहसाला बंदोबस्त कब लाया, 1580 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, देख लीजिए, तो यानी पूछेगा कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे और ये सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, आप इसको याद रख लीजिए, अब्दुल समद के बारे में ये पूछता है कि ये तो चित्रकार थे लेकिन उसमें ये सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब्दुल मतलब अकबर के दरबार में तो कई सारे चित्रकार थे, उसमें अब्दुल समद सबसे फेमस थे, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे आपका दसवंत और बसावंत, इसको भी आप याद रख लीजिए, ये पूछता है कि दसवंत और बसावंत किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे और ये भी चित्रकार थे, ठीक है। आगे आपका अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक है तानसेन, देख लीजिए, प्रमुख गायक है तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास और एवं बैजू बावरा, और ये जो अभी हमने बताया ये सब प्रमुख गायक है जिसको सिंगर कहते हैं, ठीक है। अकबर के दरबार में प्रमुख गायक थे, ये जो गायन करते थे, ठीक है। आगे आपका अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसुदारी प्रथा, और पूछेगा आपको मनसुदारी प्रथा का संबंध किससे है, अकबर से, ठीक है, आपको याद रखना है मनसुदारी प्रथा का संबंध किससे है, अकबर से। और शासन उसका ना शासन प्रणाली का ना मुख्य विशेषता था ये, ठीक है, मनसुदारी प्रथा। आगे आपका अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, और यही शेख सलीम चिश्ती है जिसके बारे में आपने पढ़ा था और जिसके बारे में आपने पढ़ा था अजमेर में इनका संबंध है, ठीक है। तो सलीम चिश्ती जो उनके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, ठीक है। आगे आपका अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को, देख लीजिए, 16 अक्टूबर और 1605 को हुई, उसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। यानी अकबर का जो कब्र है, अब अकबर का जो अवशेष पदार्थ जो दफनाया गया वो सिकंदरा में है और ये आगरा के नजदीक है, ठीक है। तो आपको पूछेगा 5 को दे देगा नाम राजा का और पूछेगा कि इसके मकबरा का इसको कहाँ दफनाया गया, तो आपको याद रख लेना है। तो अकबर को जो दफनाया गया सिकंदरा में दफनाया गया है, ठीक है। और आप पीछे पढ़े थे कि बाबर को पहले भारत में दफनाया गया था, फिर वहां से उसके मनपसंद स्थान काबुल में दफनाया गया था, ठीक है। आगे स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, और पूछता है कि हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। उसके बाद आगरा का लाल किला, देख लीजिए, वो दिल्ली में भी लाल किला है और आगरा का लाल किला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा कि आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने, ठीक है। आगे आपका फतेहपुर सीकरी, ये देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी अकबर बनवाया था। उसके बाद शाही महल, उसके बाद दीवाने खास, उसके बाद आपका पंचमहल, उसके बाद आपका बुलंद दरवाजा, देख लीजिए, बुलंद दरवाजा तो भी आई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट करके आप हमें बताइए कि बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में है और किस जिले में है। कृपया कमेंट करके बताइए कि बुलंद दरवाजा भारत के किस जिले में है। कृपया कमेंट करके बताइए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं ताकि मैं वीडियो और से और अच्छा बना सकूं, या फिर आपका कोई डिमांड है या फिर आप हमसे कोई और क्लास लेना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको अरेंज कर सकूं, ठीक है। और आप अपना सुझाव हमें दीजिए ताकि मैं वीडियो को और अच्छा से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत उत्साह देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आपका बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और इबादत खाना, ये सभी का जो बनवाया था अकबर बनवाया था। और यहाँ है एक और इलाहाबाद का किला और लाहौर किला, ये सभी जो स्थापत्य कला है इसको अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो अकबर के समय में बना हुआ ये महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है, ठीक है। आगे आपका अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न, आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। देखिए पीछे आप अष्ट दिग्गज के बारे में पढ़ चुके हैं और अष्ट प्रधान के बारे में पढ़ चुके हैं, और यहाँ है आपका नवरत्न, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। और नवरत्न में कौन कौन नाम शामिल था उसके बारे में देखिए, यहाँ नवरत्न में पहले बीरबल है, उसके बाद अबुल फजल है, उसके बाद आपका टोडरमल है, उसके बाद भगवान दास है,
तानसेन है, मान सिंह है, अब्दुल रहीम खान खाना है, उसके बाद मुल्ला दो प्याजा है, उसके बाद हकीम हुकाम है। ठीक है, तो ये 9 नाम है जो अकबर के दरबार के नौरत्न में शामिल है। ठीक है, आगे आपका अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, देख लीजिए फैजी जो व्यक्ति है अबुल फजल का बड़ा भाई है, राजकवि था। ठीक है, अकबर के दरबार का राजकवि था, मतलब राजकवि के पद पे ये थे फैजी। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा, ये पूछता है कि अकबरनामा किसने लिखी, तो अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल याद कर लीजिए, अकबरनामा का लेखक कौन है, अबुल फजल। उसके बाद वह दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे, देख लीजिए अबुल फजल थे तो दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे, आपको याद रखना है। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीवीआई कर लीजिए और याद कर लीजिए। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास, या फिर पूछेगा महेश दास किसके बचपन का नाम था, तो बीरबल के बचपन का नाम था। ठीक है, आप बीपीएससी का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, आप एनटीपीसी का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, आप बिहार दरोगा का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, आप बिहार कांस्टेबल का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, आप बीएसएससी का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, आपको ये अकबर टॉपिक से ना एक प्रश्न मिल ही जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी में जाएंगे या फिर ग्रुप डी में जाएंगे तो वहां पे तो 100% ही आते थे एक प्रश्न आपको अकबर से। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और ये भी प्रश्न पूछता है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था, जो कहाँ पे है, एमपी में है। इसकी प्रमुख कृतियां है मियाँ की टोपी, देख लीजिए ये कृति है मियाँ की टोपी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, ये सब तानसेन की कृति है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपको कहेगा निम्नलिखित में से तानसेन की कृति कौन सी नहीं है, और आपको 3 को ये दे देगा और एक अलग से दे देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब नहीं वाला तो ज्यादा प्रश्न का ट्रेंड चल गया है एग्जाम में, अगर 10 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो उसमें से 2 प्रश्न ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको पूछेगा कि कौन सा नहीं है, ठीक है, या कौन सा असत्य है। ठीक है, तो इस बात को आप केयर करके चलेंगे कि नहीं वाला और सत्य वाला रहता है अगर ऐसा प्रश्न, तो इसके लिए आपको पूरी थ्योरी जाननी होती है उसकी कि कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठा भरण वाणी विलास, ठीक है, ये उपाधि है, वाणी विलास उपाधि है, ये तानसेन को दिया गया था। ठीक है, आपको पूछेगा वाणी विलास की उपाधि किसको प्रदान किया गया था, तो तानसेन को। किसने दिया था, अकबर ने दिया था, कंठाभरण वाणी विलास। आगे आपका अकबर ने भगवान दास, ये देख लिया भगवान दास को एक उपाधि दिए अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। ठीक है, और ये भगवान दास है आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। ठीक है, आमेर के राजा भारमल का पुत्र था भगवान दास, उसको उपाधि देते अमीर उल उमरा की। ठीक है, चलिए स्लाइड को आगे करते हैं और देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद करते चलिए ताकि एग्जाम आएगा तब एक बार रिविजन कर सकेंगे। ठीक है, आगे आपका यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई, यानी जब विद्रोह हुआ यूसुफ जाहियों के का, तो उसको दबाने के लिए गया था बीरबल, लेकिन बीरबल की हत्या वहीं पे कर दी गई। आगे आपका 1602 ईस्वी में सलीम, जो बचपन का नाम है उसको जहांगीर कहते हैं, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल, देख लीजिए अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दिया। यानी जहांगीर इशारा किया बीर सिंह बुंदेला को कि अबुल फजल की हत्या कर दो, तो उसने हत्या कर दिया। और ये प्रश्न पूछता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की, तो बीर सिंह बुंदेला ने। अगर बीर सिंह बुंदेला नहीं है ऑप्शन में तब वहां पे आप मारिएगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के इशारा पे ही वो किया था। ठीक है, और इसी का नाम है सलीम। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग, और ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में अनुवाद यानी मुगल साम्राज्य में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था, तो अकबर, याद कर लीजिए मुगल साम्राज्य में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था, अकबर ने। आगे आपका नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत को फारसी में अनुवाद किया। देख लीजिए ये वही रामायण है और वही महाभारत है जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं, अब वो फारसी में भी अनुवाद हो गया अकबर के समय में, अकबर के शासन में। ठीक है, और महाभारत का यहाँ जो नाम था पूर्व वो रज्जुनामा, देख लीजिए रज्जुनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है, यानी महाभारत का नाम रज्जुनामा रखा। ठीक है, यानी रज्जुनामा महाभारत का ही एक नाम है, जब उन्होंने फारसी में अनुवाद कर दिया तो इसका नाम रख दिया रज्जुनामा। ठीक है, रज्जुनामा, इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल, देख लिए वही विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, अब वो फारसी में भी हो गया और इसको अबुल फजल ने किया। ठीक है, अबुल फजल ने इसको फारसी में अनुवाद कर दिया। आगे अनवरत सादत, देख लीजिए किताब का नाम है
नाम से किया, नाम से तथा मतलब उसका नाम हो गया, पंचतंत्र का नाम हो गया अनवरत सादात। आगे आपका मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अर्थवेद का, देख लीजिए, यानी अर्थवेद जो है ना, अर्थवेद जो, उसको हाजी इब्राहिम शाही सरहिंदी ने फारसी में अनुवाद कर दिया। ठीक है। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी, देख लीजिए यही राज तरंगनी है जयदेव वाला। ठीक है। तो ये मुल्ला शाह मोहम्मद है जो राज तरंगनी को फारसी में अनुवाद कर दिया। उसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना, देख लीजिए तुजुके बाबरी। और ये पूछता है तुजुके बाबरी के किसकी कृति है, तो अब्दुल रहीम खान खाना के भी आई है, आप इसको नोट कर लीजिए। तुजुके बाबरी का संबंध किससे है, तब अब्दुल रहीम खान खाना। आपको पूछता है तुजुके बाबरी के किसकी कृति है, तो अब्दुल रहीम खान खाना की। ठीक है। फैजी ने लीलावती, अब देख लीजिए आप पूछेगा लीलावती किसकी कृति है, तो फैजी की। लीलावती किसकी कृति है, फैजी की, फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती, देखिए ये सूरदास की पुस्तक है नल दमयंती। ठीक है। सूरदास ने लिखा था नल दमयंती और फैजी ने इसको चेंज कर दिया फारसी में और उसका नाम रख दिया सहेली। तो आपको पूछेगा कि नल दमयंती का अनुवाद किसने किया फारसी में, तो फैजी ने। और नल दमयंती किसकी पुस्तक है, तो सूरदास द्वारा रचित पुस्तक है नल दमयंती। आपको याद रख लेना है ये बात। आगे आपका अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, ये पूछता है कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता था, तो ये अकबर के समय को, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। फिर भी आई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछते हैं। जो छात्र इंटर पास किए हैं वो तो इसको लिख ही लीजिए, नोट कर लीजिए। या फिर जो साइंस पढ़ के आए हैं, जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं और जो आर्ट नहीं लिए हैं, या फिर जो इसके बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताता हूँ कि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के समय को। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, देख लीजिए अब ये भी पूछता है कि कवि प्रिय की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। किसको दिया था, बीरबल को। बीरबल को कहते थे कवि प्रिय। और नरहरि को महापात्रा, देख लीजिए नरहरि को महापात्रा की उपाधि दिया था। ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, देख लीजिए यही बुलंद दरवाजा है जो कहाँ है, मैंने अभी आपको से पूछा है, और अकबर ने बनवाया था। यानी जब गुजरात विजय कर लिए थे तो खुशी में ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे आपका चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुआ, और ये वही चार बाग है जो आपको लखनऊ में है। ठीक है। अब इसके बाद आपका अकबर ने सीरी कलम, देख लीजिए अब आ गया सीरी कलम। सीरी कलम की उपाधि दिया अब्दुल समद को, और जहरी कलम की उपाधि दिया मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो ये प्रश्न पूछता है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दिया, तो सीरी कलम जब आए तो अब्दुल समद, और जहरी कलम जब आए तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जहरी जब आए तो कश्मीरी, और सीरी जब आए तो अब्दुल समद। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीरी कलम और जहरी कलम, और ये पूछे जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है। आगे आपका मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, और ये पूछता है मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी, और ये पूछा जा चुका बहुत बार एग्जाम में। ठीक है। तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। तो ये टॉपिक अकबर था जो अब समाप्त हो रहा है। अब अगला टॉपिक है आपका जहांगीर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।